हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू पीटी नीट। जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे वो था अपना बायोमोलिक्यूल। ठीक है, आज एक मिनट देना मुझे। चैप्टर का नाम था बायोमोलिक्यूल। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर लगा लिए हैं। बेसिक बेसिक जितनी भी चीजें थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। तो अगर आपके मन में ऐसा है कि बायोमोलिक्यूल से थोड़ा भी आपको डर लगता है, आप पहला लेक्चर लगा के देखो। 1 घंटे के अराउंड का लेक्चर है। आपको 10-15-20 मिनट में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके मन में फियर है किसी भी चैप्टर को लेकर के तो थोड़ा बहुत रहता है। आप 10-15 मिनट वीडियो देखिएगा, आपको हर एक लाइन समझ में आएगी। ठीक है, और ये हम सिर्फ बायोमोलिक्यूल के लिए इसलिए बोले क्योंकि बायोमोलिक्यूल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना नीट के, जो बिना चैप्टर किए ही पेपर देने चले जाते हैं। उनके मन में इतना ज्यादा फियर है बायोमोलिक्यूल के चैप्टर को लेकर के। तो हम लोगों ने 2 लेक्चर लगा लिया है। जो आज हम लोग को करना है वो हम लोग को करना है न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड से हम लोग को करना है और इसके बाद हमारा बचेगा एंजाइम। तो एंजाइम के लिए एक लेक्चर और लगेगा पूरा पूरा, क्योंकि आधा इसमें करें फिर आधा किसी और में करें तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो जितना हम लोग इस लेक्चर में कर पाएंगे उसको यहाँ पे कर लेंगे। बाकी जब एंजाइम का लास्ट लेक्चर लगेगा तो उसमें जितना यहाँ पे किए रहेंगे थोड़ा बहुत उसको भी वहां पे कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग को न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करना है। बेसिक सी चीजें एक बात मुझे बताओ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, अगर आपने पहले के लेक्चर लगाए या फिर आपने किसी और से पढ़ा है, तो जब हम लोगों ने कोई भी एनालिसिस किया था, केमिकल एनालिसिस किया था, फर्स्ट पेज पे लिखा गया सेकंड पैराग्राफ पे, जब हम लोग केमिकल के एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को 2 फ्रैक्शन मिले थे। ठीक है, 2 फ्रैक्शन मिले थे। सिंपल सी चीज है ना, जब हम लोगों ने कोई भी एक लिविंग टिश्यू लिया था, ठीक है, एक वेजिटेबल का पार्ट ले लिया, टुकड़ा ले लिया, या फिर एक लीवर का एक पार्ट ले लिया, पीस ले लिया, जब हम लोगों ने उसको लिया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ उसको ग्राइंड किया था, तो हमें 2 फ्रैक्शन मिले थे। कौन कौन से फ्रैक्शन थे? एक था आपका एसिड सॉल्युबल पूल, एक था आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल। करेक्ट, 2 फ्रैक्शन थे। एसिड सॉल्युबल पूल बेसिकली क्या था? जब हम लोगों ने उस मिक्सर को, जो भी हम लोगों ने लिया, ठीक है, लिविंग टिश्यू लिया, जब उसको ग्राइंड किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, उसके बाद जब उसको हम लोगों ने चीज क्लॉथ के साथ क्लीन किया था, स्ट्रेन किया था, हमें 2 फ्रैक्शन मिले। एक तो जो नीचे छन के आ गया उसको बोला गया फिल्ट्रेट, जो एक ऊपर रह गया उसको बोलते हैं रिटेंटेट। तो जो रिटेंटेट था, जो ऊपर रह गया, सिंपल सी बात है, जो चीज नीचे छन के नहीं आई मतलब वो सॉल्युबल नहीं थी। थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि जो ऊपर रह गया वो था रिटेंट्रेट, और उसी को क्या बोला गया? उसी को बोला गया एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, उसको क्या बोला गया? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो नीचे आ गया उसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। अब ये जो एसिड सॉल्युबल पूल था, एसिड सॉल्युबल पूल में अपने माइक्रोमोलिक्यूल्स थे। कौन कौन से माइक्रोमोलिक्यूल्स? ये सब अगर आप पहला लेक्चर लगा रहे हो तो आपको नया लग रहा होगा, बाकी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में किया है। थोड़ा सा समझ लो कि जो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल, सॉरी, माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल हम लोगों ने किस बेसिस पे डिवाइड किया कि माइक्रोमोलिक्यूल वो है, वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है। किससे? 1000 डाल्टन से कम है। ये सारे किसमें आ गए? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। जो फिल्ट्रेट था ये सब उसमें आ गए। फिर जो बचा मैक्रोमोलिक्यूल, जो रेटेंट्रेट में रह गया, जो एसिड इनसॉल्युबल में रह गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? ऑब्वियस है ना, जो छन के नीचे आ गया, जो स्ट्रेन हो गया, अगर उसका 1000 डाल्टन से इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तभी वो नीचे आया, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा वो सारे रहेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। क्लियर इतना कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में कौन रह गया? जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा था। कहां लगे? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जिसमें कि हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है, उसमें हम लोगों ने टोटल 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़े थे। कौन कौन से? 4। अगर आपको नाम याद है, नहीं भी याद है, एक बार मेरे साथ देख लो कि टोटल 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, जिसमें से एक था आपका प्रोटीन, ठीक है, एक था आपका न्यूक्लिक एसिड, एक था आपका पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट, एक था आपका लिपिड। लिपिड आपका एक्सेप्शन था, इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम ही होता है, लेकिन फिर भी ये आता है आपका मैक्रोमोलिक्यूल के साथ। ठीक है, 800 डाल्टन से इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, लेकिन इसको कहां रखा जाता है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रखा जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल के साथ इसको रखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि लिपिड कैसा है? लिपिड एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, करेक्ट होना चाहिए था माइक्रो में, लेकिन कहां पे रह रहा है? मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ रह रहा है। कहां पे? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कहां पे आया? न्यूक्लिक एसिड आ गया आपका माइक्रोमोलिक्यूल में। कहां पे आया? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। कितना मॉलिक्यूलर वेट है? 1000 डाल्टन से ज्यादा है। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो लिखा गया है कि द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एक और टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल जो कि कहां मिला हमें? कहां मिला? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिला। कहां मिला? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिला। ठीक है, जब हम लोगों ने लिविंग टिश्यू को देखा था, वो कौन है? वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहां मिला? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। कैसा है? मैक्रोमोलिक्यूल है, करेक्ट। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। कैसे हैं ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब आएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। तो एक बात मैंने पहले भी लेक्चर में बताई थी, एक बार वापस से बताते हैं
कि मान लीजिए ये आपका नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन बेस है। आज तक कितने टाइप के नाइट्रोजन बेस आपने देखे हैं? हम लोग 2 टाइप का नाइट्रोजन बेस देखते हैं, एक देखते हैं प्यूरीन, एक देखते हैं पाइरीमिडीन, ठीक है, एक है प्यूरीन, एक है पाइरीमिडीन। प्यूरीन में कौन कौन से, पाइरीमिडीन में कौन कौन से? प्यूरीन में 2 एडेनिन एंड ग्वानिन, पाइरीमिडीन में 3 साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। 3 देख लिया, ठीक है। तो कितने नाइट्रोजन बेस, कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्यूरीन एंड पाइरीमिडीन। प्यूरीन कौन कौन सा होगा? एडेनिन एंड ग्वानिन। पाइरीमिडीन कौन कौन सा है? थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जब ये नाइट्रोजन बेस अटैच होगा किससे? शुगर से। जब ये नाइट्रोजन बेस आपका शुगर के साथ अटैच होगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा ये आपका, क्या बनाता है आपका? ये बनाता है आपका न्यूक्लियोसाइड। याद रखिएगा, एस है, न्यूक्लियोसाइड बनाया, ठीक। अब ये शुगर कैसी होगी? ये शुगर होती है आपकी पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर अगर आपका डीऑक्सीराइबोज है तो अल्टीमेटली आपका जो बनेगा न्यूक्लिक एसिड वो होगा डीएनए, और अगर राइबोज है तो बनेगा आपका आरएनए। तो पेंटोज शुगर कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सी? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, करेक्ट। डीऑक्सीराइबोज कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, कौन सा न्यूक्लिक एसिड बनाएगा? वो आपका बनाएगा डीएनए, और राइबोज शुगर क्या बनाएगा? बनाएगा आपका आरएनए। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलकर के आपस में क्या बना दिया? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बना दिए। अब अगर इसी शुगर से अटैच हो जाता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, क्या अटैच हो जाता है इससे? अगर इसी शुगर से आपका अटैच हो जाता है, एक मिनट रुकिएगा, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, अगर इससे अटैच हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप तो अब क्या बनेगा? मतलब अब नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ये तीनों मिलकर के बना देंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बना दिए? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब सिर्फ नाइट्रोजन बेस अटैच होता है शुगर के साथ तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, लेकिन जब शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस भी अटैच है और आपका फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है तो बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन होगा? नाइट्रोजन बेस होगा और शुगर होगा। न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन होगा? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, तीनों होगा, ठीक है। एक बात बताओ, ये हम लोग मॉलिक्यूलर में बहुत डिटेल में जाएंगे कि जो शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड होता है ये होता है आपका फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा? फॉस्फो, ये हम लोग मॉलिक्यूलर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसलिए मुझे एक अलग पेज लेकर के बताना पड़ा, नहीं तो हर चीज हम लोग एनसीईआरटी में वैसे भी पढ़ लेते हैं। मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजन बेस कौन कौन से? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन कौन कौन सा होगा? एडेनिन एंड ग्वानिन। पाइरीमिडीन कौन कौन सा होगा? थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो जब नाइट्रोजन बेस आपका अटैच होगा शुगर से, क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। शुगर कैसी है? पेंटोज शुगर। कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। जब नाइट्रोजन बेस शुगर से तो अटैच है, लेकिन जब वही नाइट्रोजन बेस और शुगर किससे और अटैच हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाएगा तो बना देगा आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या बना दिया? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। ये आपका बन गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाएंगे तब ये क्या बनाएंगे? आपका मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या मिलकर बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच है? शुगर और फॉस्फेट के बीच में है। लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे, जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड के हेल्प से जुड़ेंगे? वो जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे डाइस्टर हो गया, ठीक है, डाई वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से वो आपके मिलेंगे। अब इतना समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कहां गया, देखो, टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड, नहीं ये था, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आपका एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, और माइक्रो है या मैक्रो? मैक्रोमोलिक्यूल होता है। क्या है? कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। फिर लिखा गया है कि टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के साथ, और पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या बोला जा रहा है? पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? प्रोटीन ही तो होती है। तो पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ आपका जो न्यूक्लिक एसिड है इसको ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में रखा जाता है किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल के साथ। मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि टोटल 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स आप पढ़ेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड। लिपिड कैसा है? लिपिड एक्सेप्शन है, लिपिड होता माइक्रोमोलिक्यूल है लेकिन रखा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल के साथ। यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया जा रहा है ना बेटा कि ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में, ट्रू इसलिए मेंशन किया गया है क्यों? ट्रू कौन कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड, यही तीनों है जो एक्चुअल में आपके मैक्रोमोलिक्यूल है। वो तो लिपिड को रख दिया गया है,
ठीक है, लिपिड को रख दिया गया, लिपिड है तो आपका माइक्रोमोलिक्यूल, बस उसको मैक्रोमोलिक्यूल के साथ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है कि फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड में बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। मैंने क्या बोला था कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल मिलके क्या बनाएंगे? आपके न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से मिलकर के क्या बन गया? आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड हैज ए 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, नहीं न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में 3 अलग अलग कंपोनेंट होंगे। अब बताओ न्यूक्लियोटाइड कौन कौन बनाया था? न्यूक्लियोटाइड बनाया कौन कौन? नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस बेसिकली क्या होता है? एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों होता है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि वन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम ले रहा है ना, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यही है आपका नाइट्रोजन बेस। यही है आपका नाइट्रोजन बेस। कौन कौन सा? प्यूरीन एंड पायरीमिडीन। प्यूरीन एंड पायरीमिडीन। प्यूरीन में कौन कौन सा आएगा? एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पायरीमिडीन में कौन कौन सा आएगा? थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से हैं? एक होगा आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या? मोनोसैकेराइड मींस क्या? मोनोसैकेराइड आपके शुगर के लिए बोला जा रहा है। थर्ड होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसके बाद लिखा गया एज यू नोटिस इन 9.10 फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज की बात की जा रही है, सेकंड पेज पे जो डायग्राम बनाया गया कि क्या क्या होता है। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है न्यूक्लिक एसिड में वो कुछ और नहीं है, वो आपका नाइट्रोजन बेस ही होता है। जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो आपके नाइट्रोजन बेस को ही बोला जा रहा है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन ग्वानिन क्या है? प्यूरीन है। थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल क्या है? आपका पायरीमिडीन है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है, एडेनिन और एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है? प्यूरीन्स है। और जो बाकी के बचते हैं वो आपके पायरीमिडीन है। एडेनिन, ग्वानिन क्या है? प्यूरीन है। थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये आपका पायरीमिडीन है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई कि द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरीन एंड पायरीमिडीन। ये हो गया। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज। जो शुगर मिलती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में या तो वो आपकी राइबोज होगी, ठीक है, पेंटोज शुगर दोनों होगी, या तो राइबोज होगी या तो डीऑक्सीराइबोज होगी। पेंटोज शुगर ही होगी। कौन कौन सी? या तो आपकी राइबोज हो सकती है या तो आपकी डीऑक्सीराइबोज हो सकती है। The nucleic acid containing deoxyribose sugar is called DNA। वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें शुगर होगी डीऑक्सीराइबोज, वो क्या होगा? वो होगा आपका डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और जहां पे शुगर होगी राइबोज वो होगा आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। इतना समझ में आ गया? अगर इसको रिवाइज किए, समराइज किया जाए न्यूक्लिक एसिड को, तो जो इसमें क्या क्या लिखा गया सुनो। इसमें ये लिखा गया है जो अदर जो लिविंग टिश्यू की हम लोग बात की जाते हैं, तो लिविंग टिश्यू में हम लोगों ने टोटल 4 मैक्रोमोलिक्यूल लिखे थे। ठीक है, लिविंग टिश्यू में एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में टोटल 4 कंपोनेंट आए थे, 4 मैक्रोमोलिक्यूल। एक तो आपका माइक्रो था बट रखा उसे मैक्रो के साथ डाला। कौन कौन सा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। ठीक है, ट्रू कौन कौन से? 3 है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है और आपका पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, अब बात की जा रही है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनता कैसे है। तो न्यूक्लिक एसिड कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना दिए। अब बात आई न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो नाइट्रोजन बेस होता है। जब नाइट्रोजन बेस आपके शुगर के साथ जुड़े और शुगर के साथ जुड़ जाए फॉस्फेट ग्रुप, तो यही होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। और जब यही न्यूक्लियोटाइड आपस में, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, शुगर 2 टाइप की, कौन कौन सी? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अगर राइबोज शुगर हुई तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा? आरएनए। और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर हुई तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा? आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इतना समझ में आ गया? न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से 3 कंपोनेंट है? एक तो आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग किसको बोला जा रहा है? नाइट्रोजन बेस को बोला जा रहा है। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होगा आपका प्यूरीन और दूसरा होगा आपका पायरीमिडीन। प्यूरीन कौन कौन सा होगा? एडेनिन एंड ग्वानिन होगा। पायरीमिडीन कौन कौन सा होगा? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। देखो मेरे साथ साथ करते चलोगे आपको चीजें इजी लगेंगी। मेरे साथ भी करते हुए नहीं चलोगे, किसी और एजुकेटर के साथ भी करते हुए नहीं चलोगे, तो वही बात आ जाएगी कि आप आए, क्लास लिए, प्रवचन सुना, उसके बाद चले गए, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो सिंपल सी चीज क्या है, एक बार मेरे साथ पढ़ लो, जब हम उसको रिवाइज कराने हैं तो एक बार तब देख लो, 1-2 बार 3 बार तो मेरा रिवीजन चलता ही है। ठीक है, उसको देख लो, तो वहां पे आपकी वो चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जब क्लास खत्म हो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। तुरंत नहीं भी करने का मन करे तो नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो। बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, आपका अगर 1 घंटे का आपको लेक्चर लग रहा है ना, मेरा, ठीक है, मेरी हम बात कर रहे हैं, 1 घंटे का लेक्चर लग रहा है, इसको अगर आप रिवाइज करने बैठोगे तो मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट जाने वाला है। 15 से 20 मिनट इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग क्लास भी हम लोग 3-4 बार चीजों को बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हम लोगों ने क्या देखा था? कई सारे अमीनो एसिड्स थे, कई सारे अमीनो एसिड्स थे, वो आपस में मिलकर के क्या बनाते थे?
प्रोटीन, कई सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर के प्रोटीन बना रहे थे। क्या सारे अमीनो एसिड एक टाइप के थे? नहीं, अलग अलग टाइप के थे। कौन सा बॉन्ड था? पेप्टाइड बॉन्ड था बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में, इसीलिए इसे पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो प्रोटीन एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर। कैसे हैं? हेटेरोपॉलीमर है, ठीक है, कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जब हम लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो वहां पे जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग क्या समझते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझते हैं। सिर्फ इसमें यही लिखा गया, जो चीज हम हाईलाइट करें ना बस उतना लिखा गया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या समझते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डायमेंशनल व्यू हम लोग देखते हैं, लाइक बेंजीन एंड नेप्थलीन। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हमें 3 डायमेंशनल व्यू देखने को मिलता है, लेकिन जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वहां पे हम लोग इकलौते प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं 4 लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो हम लोग ने क्या देखा, इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपका हेटेरोपॉलीमर है, किसका? अमीनो एसिड का, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है। जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं वो किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखते हैं? 2 डायमेंशनल व्यू दिखता है। फिजिक्स में क्या दिखता है? 3 डायमेंशनल व्यू दिखता है। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी में प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर 4 लेवल पे देखने को मिलेगा, 4 लेवल पे देखने को मिलता है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जब हम लोग अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखते हैं कि किस तरीके से वो आपका अरेंज है, एक लाइन है, किस तरीके से अरेंज है, पहला अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है, तीसरा अमीनो एसिड कौन सा है, अगर हम लोग इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? वो बनाता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? The sequence of amino acid that is the positional information of in a protein, कि प्रोटीन में अमीनो एसिड किस तरीके से अरेंज है, कौन सा पहला अमीनो एसिड है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर लिखा गया है कि द प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, प्रोटीन को एक लाइन के फॉर्म में इमेजिन किया जाता है। देखो प्रोटीन को अगर एक लाइन के फॉर्म में इमेजिन किया जाए, प्रोटीन को अगर एक लाइन के फॉर्म में इमेजिन किया जाए तो ये है आपका लेफ्ट एंड, ये है आपका लेफ्ट एंड, ये हो गया आपका राइट एंड, ठीक है। जो लेफ्ट एंड है यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट अमीनो एसिड, क्या होगा? फर्स्ट अमीनो एसिड। और जो राइट एंड होगा वहां पे होगा आपका लास्ट अमीनो एसिड। कौन होगा? लास्ट अमीनो एसिड। इतनी बात समझ में आ गई। जो लेफ्ट एंड है, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, इसी को क्या बोलते हैं? एंड टर्मिनल अमीनो एसिड, एंड टर्मिनल अमीनो एसिड। ये सब लिखा गया, हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। जो राइट एंड पे है लास्ट अमीनो एसिड है, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। एक दो बार पढ़ोगे ना सब समझ में आ जाएगा, सब हलवा है, पढ़ने जैसा ऐसा कुछ खास है नहीं जिसको आप लोग बहुत बड़ा हवा बना करके रखे हो, ठीक है। एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगी हर चीज। ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, एक प्रोटीन को अगर लाइन के फॉर्म में इमेजिन किया जाए तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट एंड है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट अमीनो एसिड को, एंड जो राइट एंड है वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमीनो एसिड, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड एंड द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। इतना समझ में आ गया कि अगर प्रोटीन एक लाइन के फॉर्म में है, तो अगर एक लाइन है, अगर मान लो ये लाइन है तो कोई ना कोई लेफ्ट एंड राइट एंड होगा। तो जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड को क्या बोला जा रहा है? लेफ्ट एंड क्या होता है आपका? लेफ्ट एंड को बोलते हैं वहां पे आपका फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, और जो राइट एंड है वहां पे आपका लास्ट अमीनो एसिड होगा। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसको और क्या बोला जा रहा है? एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोल रहे हैं। और जो लास्ट अमीनो एसिड है कहां पे लगा है? राइट एंड पे लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं। ये मान लो आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका राइट एंड है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एन टर्मिनल अमीनो एसिड है, यहाँ पे क्या होगा? सी टर्मिनल अमीनो एसिड है, ठीक है। और बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? बीच में बॉन्ड होगा पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ एक बॉन्ड दिखेगा, वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। जब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग को 2 बॉन्ड दिखता है, एक दिखेगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड और एक दिखेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। मन करे तो लिख लो, ना मन करे तो मत लिखो, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है। सेकेंडरी में हम लोग 2 तरीके का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लेटेड शीट। तो जो अल्फा हेलिक्स है इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर और बीटा प्लेटेड में देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर बेसिकली क्या होता है कि देखो इसमें जो हेलिक्स है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं? एक ही है, ठीक है, एक ही चेन दिख रहा है, सिंपल, समझ में आ रहा है। तो एक ही चेन में अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। एक ही चेन में मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूल, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूल समझ में आ गया। बट अगर अलग अलग, यहाँ पे देखो अलग अलग प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ठीक है,
अलग अलग प्लेट्स में अगर आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में बन रहा है तो इंट्रा, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में बन रहा है तो होगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना समझ में आ गया कि प्राइमरी में सिंगल बॉन्ड कौन सा? पेप्टाइड। सेकेंडरी में कौन कौन सा आएगा? पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद टर्शरी में कई सारे बॉन्ड आएंगे। देखो, एक तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ आगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड था, प्लस आता है आयनिक बॉन्ड और आएगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फिलहाल 3 याद रखो, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, इतना याद रखो। ठीक है, अब एक बार रीड कर लो कि अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। एक प्रोटीन की जो थ्रेड होती है वो एक रिजिड रॉड के फॉर्म में कंप्लीट स्ट्रेंड नहीं होती, एक्सटेंड नहीं होती है। द थ्रेड इज फोल्डेड, कहीं कहीं पे जो थ्रेड होती है वो फोल्डेड होती है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको जो थ्रेड है वो एक हेलिक्स के फॉर्म में फोल्डेड दिखाई देगी। कैसे? रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, हम लोग पुरानी मूवीज में देखते थे ना, इस तरीके की सीढ़ी बनी होती थी, गोल 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 गोल, ऐसे समझ जाओ ना। ठीक है, इस तरीके से देखें। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कुछ ही पोर्शन होता है जो थ्रेड है, जो प्रोटीन का थ्रेड है, कुछ ही पोर्शन उसका ऐसा होता है जो कि हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होता है। जो बाकी का और कैसा हेलिक्स होगा? राइट हैंडेड हेलिक्स होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा हेलिक्स होगा? राइट हैंडेड हेलिक्स होगा। जो बाकी के रीजन्स होते हैं वहां पे अलग अलग फॉर्म में हमें फोल्डेड देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कहां था? जहां पे हमें लीनियर फॉर्म में दिख रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? जहां पे हम बता पा रहे हैं पहला अमीनो एसिड कैसे लगा सके, दूसरा कहां लगा, तीसरा कहां पे लगा। बट उसके बाद क्या बोला कि जो प्रोटीन है यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो प्रोटीन का थ्रेड होता है वो एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड के फॉर्म में नहीं होता है, कहीं कहीं पे वो हेलिक्स बना लेता है। ठीक है, कहीं कहीं पे हेलिक्स बना लिया। अब हर जगह हेलिक्स नहीं बनाएगा, हर जगह हेलिक्स नहीं बनाएगा। वही लिखा है कि अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म। जो बाकी के रीजन बचते हैं वहां पे वो अलग अलग फॉर्म बना लेता है, जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद क्या बनेगा? इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो बोलेन बॉल। कुछ अलग अलग रीजन पे अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिया। कई जगह क्या होता है कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, वुलन हॉलो बॉल के जैसा। ठीक है, इसी को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोल रहे हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। कैसा, कैसे बनाया? वुलन बॉल। कैसे बनाया? वुलन बॉल। अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो हमें कैसा व्यू देता है? वो हमें देता है 3 डायमेंशनल व्यू। कैसा व्यू दे रहा है? 3 डायमेंशनल व्यू देता है। कौन देता है? टर्सरी स्ट्रक्चर। जितने भी हम लोग प्रोटीन्स देखते हैं ना, जितने भी प्रोटीन्स हम लोग पढ़ते हैं, उन सारे प्रोटीन्स में ज्यादातर प्रोटीन में आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? टर्सरी स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा कौन देखने को मिलेगा? टर्सरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब हम लोग देखते हैं ना कि राइबोसोम से प्रोटीन बन रहा है, वो जो नया नया प्रोटीन बनता है ना, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है कि सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। कई सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की असेंबली होती है। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज्ड इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर। Linear string of sphere arranged one upon each other in form of cube or plate is the architecture of the protein, otherwise called the quaternary structure of protein। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझ लो कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा ना, हम लोगों ने स्टैंड देख लिया। ठीक है, कई बार क्या होता है, यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि जो लीनियर स्ट्रिंग होती है स्फेयर्स की, ठीक है, लीनियर स्ट्रिंग है स्फेयर्स की। अब क्या होता है कि जो स्फेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। किसका? प्रोटीन का। एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हम लोग 4 सब यूनिट पढ़ते हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। ठीक है, टोटल 4 सब यूनिट्स होती हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। 2 आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के। जैसे 2 चेन होती है अल्फा की, 2 चेन होती है बीटा की, आपस में मिलकर के क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन। क्वाटर्नरी का अगर एग्जाम्पल पूछे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, 2 चेन होगी अल्फा की, 2 चेन होगी आपकी बीटा की। तो प्रोटीन में कितने स्ट्रक्चर्स हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है और आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। ज्यादातर प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वो होता है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। इतना सा आपका था प्रोटीन। अब इसके बाद स्टार्ट होगा आपका एंजाइम। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि एंजाइम पढ़ाते हैं प्लांट फिजियो के साथ में, लेकिन अगर हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो हम लोग इसको यहीं पे देख लेंगे। कहाँ पे देख लेंगे? यहीं पे कहाँ पे? बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। चलो साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलना, छोड़ के मत बैठना। देखो एंजाइम्स में क्या लिखा गया है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, जितने हम लोग एंजाइम्स देखते हैं वो कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट, ज्यादातर एंजाइम्स कैसे हैं? ज्यादातर एंजाइम्स कौन होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड। ज्यादातर एंजाइम्स कैसे हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है राइबोजाइम। कौन? राइबोजाइम। ठीक है, अब ये जो राइबोजाइम है, अगर प्रोकैरियोट में बात किया जाए, प्रोकैरियोट की बात किया जाए तो प्रोकैरियोट में जो 23 एसआरएनए होता है,
ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब भी हम लोग आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, वहां पे देखते हैं। जो 23 आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। तो जो 23 एस आरएनए होता है ये राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है, और जो आपका यूकैरियोट होता है वहां पे 28 एस आरएनए राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो ज्यादातर कौन था, ज्यादातर एंजाइम्स कैसे थे, प्रोटीन थे। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम कैसे हैं, प्रोटीन है। कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। एग्जांपल क्या है, राइबोजाइम। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। हम लोग एंजाइम को एक लाइन डायग्राम के हिसाब से बता सकते हैं। हम लोगों ने प्रोटीन में क्या देखा था, लाइन डायग्राम देखा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा, टर्शरी स्ट्रक्चर देखा। वैसे ही हम लोग एंजाइम का स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, प्राइमरी बता सकते हैं, सेकेंडरी बता सकते हैं, टर्शरी बता सकते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के जैसा ही एंजाइम का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। जैसे कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है प्रोटीन में। एंड एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। एंजाइम्स के पास वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जैसे कि प्रोटीन के पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसके पास भी एंजाइम के पास भी होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है आपके प्रोटीन के पास, और टर्शरी स्ट्रक्चर आपके एंजाइम्स के पास भी होता है। जब आप लोग टर्शरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ, चेन खुद को क्रिस क्रॉस करती है। मेनी क्रेवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड, बहुत सारे क्रेवाइसेस और पॉकेट बनते हैं। क्रेवाइसेस मतलब दरार समझ लो, कोई भी चीज उसमें जो गैपिंग होती है। ठीक है, तो जब चेन खुद को क्रिस क्रॉस की तो इस तरीके से कई सारे क्रेवाइसेस बन जाते हैं। और इसी क्रेवाइसेस में, जैसे मान लो ये आपका एंजाइम है, ठीक है, मान लो ये आपका एंजाइम है, ये आपका एंजाइम है, टर्शरी स्ट्रक्चर बना रहा है, ये आपका एंजाइम है। इसमें इस तरीके से चेन खुद को क्रिस क्रॉस की और यहाँ पे पॉकेट्स बन गए। ठीक है, ये जो गैप दिख रहा है ये आपके पॉकेट्स बन गए। ठीक है, तो ये जो गैप बना, ये जो पॉकेट बना, इसी को एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो गैप बना इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को एक्टिव साइट बोल रहे हैं। अब इस एक्टिव साइट पे क्या होगा, यहीं पे सबस्ट्रेट आकर के इस तरीके से आपका अटैच हो जाता है। क्या बोला मैंने, एंजाइम है, एंजाइम में क्या बन गया, एंजाइम में क्या बन गया, आपके क्रेवाइसेस बन गए। ठीक है, पॉकेट्स बन गई, इसी को एक्टिव साइट बोला जा रहा है। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पे आपका सबस्ट्रेट आकर के अटैच हो जाता है, और क्या बनाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है क्रिस क्रॉस इटसेल्फ, एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस करता है, बहुत सारे क्रेवाइसेस बनते हैं, या इसी को पॉकेट्स बोल रहे हैं। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। उसी पॉकेट को क्या बोला जाता है, एक्टिव साइट बोला जाता है। एंड एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रेवाइसेस और पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स। एक्टिव साइट वही जगह होती है जहां पे सबस्ट्रेट आकर के आपके फिट होते हैं। अगर ये क्रेवाइसेस है, ये पॉकेट है, तो इसी जगह पे आकर के आपके सबस्ट्रेट इस तरीके से आकर के फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि दस एंजाइम थ्रू दियर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शंस एट हायर रेट। जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, और जो रिएक्शन होती है उसकी रेट को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज। जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के कैटलिस्ट से बहुत ही अलग अलग मामले में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अलग बिहेव करेंगे, और जो आपके कैटलिस्ट होते हैं, जो आपके एंजाइमेटिक कैटलिस्ट होते हैं, वो आपके अलग बिहेव करते हैं। बेसिक सिंपल सा एक एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन्ड है, वो ये है कि जो आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, कितना भी टेम्परेचर दे दो, कितना भी टेम्परेचर दे दो, वो काम करेगा। कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, 100 डिग्री कर दो, 200 डिग्री कर दो, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो काम करेगा। कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, वो काम करेगा। पर जो एंजाइमेटिक कैटलिस्ट होता है, वो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया डिनेचर्ड हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दिया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। वो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही काम करेगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करने पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक्सीड करने पे वो काम नहीं करता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर पे भी वर्क करता है, बट जो एंजाइमेटिक कैटलिस्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारी बायोलॉजी में दिया गया है, जो एंजाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, वो हायर टेम्परेचर या प्रेशर पे काम नहीं करता है। ठीक है, बट कुछ एंजाइम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म हम लोग ऐसे देखते हैं जो कि एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी वो रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी वो रह सकते हैं। कौन था, यूकैरियोट में कोई था नहीं, आर्की बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया होता है जो कि एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो भी वो रह लेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं थर्मस एक्वेटिकस देखते हैं, ठीक है, जहां से टैक पॉलीमरेज निकाला गया था, वो भी एक कैटलिस्ट था, वो भी निकाला गया था, और वो भी बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे वो भी रह रहा था। यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत ही मामलों में डिफर होते हैं। बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन, एक बहुत ही मेजर डिफरेंस मेंशन्ड है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे बहुत ही तगड़ा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पे। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो जो एंजाइम है वो आपके खराब हो जाएंगे। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर
एग्जाम्पल हॉट वेंट एंड सल्फर स्प्रिंग आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर। अब ये यहाँ पे आर्गी बैक्टीरिया की बात कर रहा है कि कुछ जगह पे ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहां पे आपको ऐसे एंजाइम्स देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग में भी रह रहे हैं, उनका हैबिटेट ऐसा है। इसके बाद लिखा गया है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म आपका थर्मस एपिटिकस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इतनी सी थी आपकी एंजाइम। इसके बाद अब बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन की। अब केमिकल रिएक्शन में क्या लिखा गया कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम, हम लोग एंजाइम को किस तरीके से समझ सकते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। पहले हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, एक चेंज होगा फिजिकल, एक चेंज होगा केमिकल। ठीक, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो दो तरीके का चेंज देखने को मिलेगा, एक होगा आपका फिजिकल, एक होगा आपका फिजिकल, एक होगा आपका केमिकल। फिजिकल में भी दो टाइप का चेंज होगा, या तो स्टेट चेंज होगी, ठीक है, या तो शेप चेंज होगा। और जब शेप चेंज होगा तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हो जाएगा केमिकल चेंज, बट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक भी ना हो और चेंज भी हो जाए शेप में तो वो होगा आपका फिजिकल चेंज। यही इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंज। केमिकल कंपाउंड में दो टाइप का चेंज होगा, एक होगा आपका फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल चेंज में एक तो शेप चेंज होगा विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए शेप चेंज हो जा रही है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। एंड अनदर फिजिकल प्रोसेस ये होगा कि स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट चेंज मतलब अगर कोई आइस है वो आपका लिक्विड हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपका वाटर है तो वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ये सब हम लोग किस में देखेंगे, फिजिकल प्रोसेस में। फिजिकल प्रोसेस कितने टाइप का, दो, एक किस में चेंज हो रहा है, शेप में, और एक चेंज हो रहा है उसके स्टेट में। नेक्स्ट बात की जा रही है, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, ठीक है, कोई नया कुछ बन रहा है तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है, उसने केमिकल रिएक्शन बोला। फिजिकल में क्या था, बॉन्ड ब्रेक नहीं होना था, बट केमिकल में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। एग्जाम्पल लिया इन्होंने कि बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट और वाटर रिलीज करेगा। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 जाकर के बेरियम से जाके लग गया और कंपाउंड बन गया BSO4। तो मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ, कुछ नया बना, बॉन्ड ब्रेक हुआ, कुछ नया बना, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। is an inorganic chemical reaction. Similarly, hydrolysis of starch into glucose is an organic chemical reaction. जो हम लोग हाइड्रोलिसिस देखते हैं स्टार्च का, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जब भी हम लोग रेट पढ़ते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की, वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है पर यूनिट टाइम में। जितना प्रोडक्ट बनेगा पर यूनिट टाइम में वही उसका रेट होता है, वही उसका रेट होता है। तो रेट इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम में वही उस रिएक्शन का रेट होता है। ठीक है, वही उस रिएक्शन का रेट होता है। देखो एंजाइम में कुछ नहीं दिया गया है, बस आप लोग को डर लगता है, बाकी दिया कुछ नहीं है। एक बार यहाँ कर लो, बाकी जब हम लोग कल सिर्फ एंजाइम की क्लास लगाएंगे तो ये चीजें हम लोग बेसिक चीजें रिवाइज करेंगे वहां पे थी। तो आज हम लोग बस थोड़ा बहुत आज भी अच्छे से ही कर रहे हैं, बट नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग एक बार इसको पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लिखा गया है कि रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। रेट को वेलोसिटी कहते हैं अगर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर दी गई। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया गया तो अब रेट को वेलोसिटी कहेंगे। कब रेट को वेलोसिटी कहेंगे, अगर क्या मेंशन कर दिया, अगर डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर दिया तो क्या बोलेंगे, रेट को वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। जो रेट होता है और रेट फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का, वो टेम्परेचर बदलने में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री आप बढ़ा दोगे तो रेट डबल हो जाएगा, और अगर 10 डिग्री कम कर दोगे तो रेट आपका हाफ हो जाएगा। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से सवाल आ चुका है कि डबल और रेट डबल और डिक्रीज बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, रेट डबल हो जाएगा। ये जो यहाँ पे लिखा गया ना 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन आइदर डायरेक्शन, मतलब अगर 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, अगर 10 डिग्री कम कर रहे हैं, अगर 10 डिग्री हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर तो रेट डबल हो रहा है, बट अगर 10 डिग्री हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो रेट होगा वो आपका हाफ हो जाएगा। रेट कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके बाद लिखा गया कि कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वंस। कोई भी रिएक्शन है, जब भी हम लोग उसमें कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है, और अगर इन कंपेरिजन वो ही रिएक्शन, अगर हम लोग सेम रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन अगर आपका सेम रिएक्शन है, अगर उसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज कर दिए तो उसका रेट बढ़ जाएगा, बट अगर कैटलिस्ट नहीं यूज करेंगे, रिएक्शन सेम है, उसका रेट बहुत कम होगा, बहुत स्लो स्पीड से जाएगी वो। वही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको मिलता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलकर के बना रहा है क्या, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3।
ठीक है। अगर मान लो इसमें कैटलिस्ट नहीं है, एंजाइम नहीं है, अगर मान लो इसमें कैटलिस्ट नहीं है, एंजाइम नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपके 200 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? कार्बोनिक एसिड के। 200 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बोनिक एसिड के कितनी देर में? 1 घंटे में। मैंने क्या बोला? अगर कैटलिस्ट नहीं है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में मिलेगा हाइड्रोजन वाटर के साथ, जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता है कार्बोनिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बनने हैं? 200 मॉलिक्यूल बनेंगे कितनी देर में? 1 घंटे में। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज आ गया, कैटलिस्ट आ गया, अब कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? अब 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे आपके, ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल बनेगा आपका कार्बोनिक एसिड का। किसका? कार्बोनिक एसिड का। और कितनी देर में? 1 सेकेंड में। डिफरेंस देख रहे हो आप कि उस टाइम पे 1 घंटे में आपके 200 मॉलिक्यूल ही बन रहे थे। कब? जब एंजाइम नहीं था। अब 1 सेकेंड में आपके 6 लाख मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको वैल्यू समझ में आया कि अगर एंजाइम है तो रेट कितना ज्यादा वो बढ़ा दे रहा है। ठीक है, यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम द रिएक्शन इज वेरी स्लो, कि अगर एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होगा विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड का सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ही बनेगा। बट अगर हम लोग यूज करेंगे एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो हम लोग देखेंगे कि 6 लाख मॉलिक्यूल हमें मिलता है। कितनी देर में? 1 सेकेंड में मिलेगा। ठीक है, फॉर्म्ड एवरी सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाएगा कार्बोनिक एसिड का। द एंजाइम हैज एक्सीलरेटेड द रिएक्शन रेट बाई अबाउट 10 मिलियन टाइम। 10 मिलियन टाइम आपका रेट बढ़ गया है। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। ठीक है, एंजाइम का पावर एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। फिर लिखा गया है कि देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ईच कैटलाइजिंग ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। बहुत ही अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। जब भी हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जब हम लोग ग्लूकोज से पायरुविक एसिड देखते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, कितने स्टेप में बना था? 10 स्टेप में बना था। ठीक है, अगर हम लोग देखें कोई भी मल्टी स्टेप आपका रिएक्शन चल रहा है, कोई भी मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन चल रहा है, हर एक स्टेप पे मान लो सेम ही एंजाइम है और मान लो अलग अलग एंजाइम है। ठीक है, इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो ग्लूकोज से क्या बन जाता है? पायरुविक एसिड। कितने स्टेप? 10 स्टेप। कितने एंजाइम्स? 10 एंजाइम। इज एक्चुअली ए मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ आपका पायरुविक एसिड में। कितने स्टेप में? 10 स्टेप में। कितने एंजाइम यूज हुए? 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। 10 अलग अलग एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। When you study respiration in chapter number 12, you will study these reactions. जब हम लोग chapter number 12 पढ़ेंगे तो हम लोग ये सारे reactions के बारे में पढ़ेंगे. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions give rise to a variety of metabolic end product. अब यहाँ पे ये बात किया जा रहा है, अगर हम लोग सेम जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, अगर हम लोग इसमें कुछ एडिशनल रिएक्शंस को कुछ ऐड कर दें, अगर हम लोग सेम मेटाबॉलिक पाथवे में कुछ रिएक्शंस को ऐड कर दें, तो जो एंड प्रोडक्ट है, जो पायरुविक एसिड बन रहा था, जो पायरुविक एसिड अपना बन रहा था, अब पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट नहीं होगा, अब कुछ और एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे इन्होंने बोला कि सेम रिएक्शन है, बट अगर स्केलेटल मसल की बात की जाएगी तो वहां पे एनारोबिक कंडीशन होती है, वहां पे एनारोबिक कंडीशन होती है, तो वहां पे एंड प्रोडक्ट होगा आपका लैक्टिक एसिड, वहां पे एंड प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड। हम लोगों ने क्या देखा? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, करेक्ट, बट अगर कुछ रिएक्शंस को ऐड कर दिया गया, अगर हम लोग स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो वहां पे एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड नहीं होगा, वहां पे एंड प्रोडक्ट होगा आपका लैक्टिक एसिड। और अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो आपका क्या पायरुविक एसिड ही बनेगा, और वहीं पे अगर हम लोग ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होता है आपका एथेनॉल। तो हम लोगों ने क्या देखा? सेम मेटाबॉलिक पाथवे है, कौन सा? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, कुछ रिएक्शंस को ऐड किया, मान लो स्केलेटल मसल की बात की गई तो अब वहां पे प्रोडक्ट क्या हो गया? लैक्टिक एसिड हो गया। नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे तो आपका नॉर्मल पायरुविक एसिड बन जाएगा, बट अगर ईस्ट की बात करेंगे तो वहां पे एंड प्रोडक्ट क्या होगा? एथेनॉल होगा। यही लाइन लिखी गई है, हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। अलग अलग कंडीशंस में भी आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना सा हम लोगों ने आज की क्लास में किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा एंजाइम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ खास नहीं दिया गया है, इस चैप्टर से मत डरा कीजिए, जितना डरोगे उतना डर आएगा। और ऐसा तो नहीं है कि आपके बायो के नीट के पेपर में बायो के सिलेबस से बायोमोलिक्यूल्स आने ही वाला नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स देखो, बायोमोलिक्यूल्स आपका बायोलॉजी में भी है, बायोमोलिक्यूल्स आपका केमिस्ट्री में भी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होगा। क्या पता एक चैप्टर को पढ़ के अगर आपके 2 अलग अलग सब्जेक्ट के सवाल सही हो रहे हैं, मान लो आपके 2 क्वेश्चन इससे आगे, 2 क्वेश्चन उससे आगे, दोनों आपके करेक्ट हो गए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो, इतना कुछ खराब चैप्टर नहीं है, चैप्टर अच्छा है, पढ़ के जाओ, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज और स्टार्ट करेंगे हम लोग, अब चैप्टर खत्म होने के बाद ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे, कंफर्म मैं नहीं बता रही, यहाँ ठीक है, PYQ कराना स्टार्ट करें।
ठीक है, पीवाईक्यू कराना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे जाके बता सकते हो। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स भी करने हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। वैसे हम कहते हैं भूल जाते हैं, लेकिन ठीक है इस बार डाल देंगे। बाकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। एनसीईआरटी जब तक कि आपकी नहीं पढ़ लोगे, ठीक है, 4 से 5 बार, 4 से 5 मैंने बहुत कम लिखा है वैसे, 4 से 5 बार जब तक नहीं पढ़ लोगे तब तक भूल जाओ कि सिलेक्शन होने वाला है। अब आप कहोगे कि दीदी मैं एक बार ही बहुत तगड़ा पढ़ लूंगा, मैं 2 बार ही बहुत तगड़ा कर लूंगा। आप कितना भी तगड़ा कर लो, अगर आपको 90 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आपके आने की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की है। आपको 90 क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये 90 क्वेश्चन आपके 30 मिनट में हो जाने चाहिए, 30-35 मिनट में आपके हो जाने चाहिए, तब जाकर के आप सिलेक्शन तक जाते हो। तो ये जो 90 क्वेश्चन है ना, इसमें 30-35 मिनट में हो भी जाने चाहिए और प्लस सही होने चाहिए। तो आपका फोकस भी चाहिए, और ये आएगा कैसे, जब कई बार एक एक चैप्टर को पढ़ोगे तभी जाकर के ये बात बनने वाली है, उसके बिना नहीं बनेगी। तो अभी आपका दिवाली खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में, ठीक है, एक ही दिन में खैर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका अक्टूबर भी चला जाएगा, फिर आपके पास बचेंगे टोटल 6 मंथ्स, एक महीना। मैंने एक बार बहुत पहले बोला था कि प्रिपरेशन के टाइम पे एक दिन नहीं जाता, यहाँ पे एक मंथ पास होता है, ठीक, एक महीना बीतता है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, बिना एनसीईआरटी करे कुछ भी नहीं होने वाला है, एनसीईआरटी करते रहिए। लास्ट लेक्चर होगा बायोमोलिक्यूल्स का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे या तो क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी एंड में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोग बोलोगे तो पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बाकी मे बी इस चैप्टर के बाद या तो ह्यूमन फिजियो होगा या तो आपका क्लास 12 स्टार्ट होगा। थैंक यू।